हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मेरा एक पहला बकेट लिस्ट पूरा होने जा रहा है, जो कि है चितकुल। क्योंकि 2021-22 में मैंने सोचा था कि हाँ चितकुल घूमने जाऊंगा, क्योंकि ये जो किन्नौर हो गया, आपका लद्दाख हो गया, और ये जो नेपाल के बहुत सारे एरिया है, तो वहाँ पे ये सारे जो एरिया है वो हिमालय रेंज के उस पे आते हैं। तो मैंने सोचा था कि हाँ वहाँ पे घूमूंगा। तो आज पहला बकेट लिस्ट मेरा स्टार्ट हो चुका है चितकुल का। तो देखते हैं किस तरह के सीनिक व्यू आप देख सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सबको देखना मेरा एक ड्रीम था, तो मैंने अब देखना स्टार्ट कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप, नीचे एक नदी है जो कि इधर से ऊपर से बह रही है, ग्लेशियर से डायरेक्ट आ रहा है मेल्ट होकर। आप देख सकते हैं बास्पा रिवर है ये, जो कि आपका सीधा आगे जाकर सतलुज नदी पर मिलता है। तो और भी आगे बहुत सारे सीनिक व्यू है, तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस आप देख सकते हैं अभी हम चितकुल से लगभग 9-10 किलोमीटर पीछे है। आप देख सकते हैं ये है ग्लेशियर, ऊपर जो बड़े बड़े पहाड़ों में यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जगह ग्लेशियर है। और आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे बास्पा नदी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, जो कि सतलुज नदी पे मिल जाती है। और ये देख सकते हो आप ऊपर किस तरह से छोटे छोटे उस पर बर्फ़ पिघल कर जो ग्लेशियर पिघलता है, और वो यहाँ पर आके मिल जाता है, और आगे जाके सतलुज में ये भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप गाइज, क्या फीलिंग है यहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार व्यू है गाइज। एक बार अगर आप आओगे तो रुक कर अच्छे से देखना कि जो यहाँ की ठंडी हवा किस तरह से आपको फील देगी। एक अलग ही एनर्जेटिक वाइब है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर का पानी यहाँ पर आ रहा है गाइज। अभी हम पहुँच चुके हैं चितकुल में। तो हम जा रहे हैं नीचे रिवर को देखने, बास्पा रिवर। जिसको देखते हैं अभी कितना ठंडा है, कितना क्या है। जो कि ग्लेशियर डायरेक्ट पार देख सकते हैं आप, ग्लेशियर ये है हमारे ग्लेशियर, जो डायरेक्ट वहाँ से मेल्ट होकर आ रहा है। तो देखते हैं नीचे बास्पा रिवर में गाइस। कैसा है भाई टेस्ट पानी? बहुत ही बढ़िया। हाँ, मजा आया टेस्ट करके पानी को। फाइनली मेरा एक बकेट लिस्ट था चितकुल आने का, वो पूरा हो चुका है। आज हम चितकुल आ चुके हैं, क्योंकि 2 साल से मैंने सोचा था कि चितकुल जाऊंगा। क्योंकि एक जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये हिमालयन रीजन पे आता है, हिमालयन रेंज का एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं। तो इन नदियों को देखना था मुझे। सतलुज नदी देखा हमने, की वीडियो शूट नहीं हो पाया, मुझे उसको शॉट नहीं किया। लेकिन एक बास्पा नदी देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं बास्पा नदी कितना क्रिस्टल क्लियर है गाइस। ये हमारे ग्लेशियर से, जो कि ऊपर वहाँ से तिब्बत के ग्लेशियर से पिघलता हुआ, मेल्ट होता हुआ यहाँ पर आ रहा है, और ये लास्ट में जाकर सतलुज नदी पर मिल जाएगा। और आपको पता ही है सतलुज नदी की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से उस पर डैम बने हुए हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी। तो इन टॉपिक्स के तो मेरा चितकुल आने का सबसे मेन रीज़न, जो कि और भी मैंने बकेट लिस्ट पे है, जैसे कि आप पोखरा हो गया, पोखरा भी जाएंगे अभी हम, जो कि नेपाल पे पड़ता है। वो भी हिमालयन रीजन पे ही आएगा। हम उत्तराखंड जाएंगे और लद्दाख भी जाएंगे, और ये सारे हिमालयन रीजन के जो भी जितना भी एरिया हम कवर कर सकते हैं, हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। यहाँ चितकुल आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ की जो ठंड है, आपको एक बार ज़रूर आना और लगभग 10-15 दिन का स्टे लेकर बैठना, तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा। क्योंकि जो हिमालयन रीजन है उसकी इम्पोर्टेंस हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के जो हिमालय रीजन में आता है, ओम पार्वती जो ग्लेशियर है वो भी पिघल चुका है, और जो यहाँ के जो ग्लेशियर है वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो लगे हुए हैं लोग को कंजप्शन करना है, हमें और कंजम्पशन करना है। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, और इस पर मैंने अभी एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं अभी फैक्ट्स नहीं रखूँगा, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि ये जो हिमालयन रीजन है इनको मैं एक्सप्लोर करूँगा और अच्छे से देखूँगा। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, जब मैं स्कूल टाइम पे था 17-18 में, तो उस टाइम हमारे जो IITian साइंटिस्ट जो थे GD अग्रवाल, उनको मैं फॉलो कर रहा था, और जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर ही लड़ रहे थे। और उन्होंने 112-120 दिन अनशन पर रहे। उन्होंने
खाना नहीं खाया कि क्योंकि उन्हें क्या था कि एक डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि हमें गंगा को साफ रखना है, इस तरह से डिमांड रखी थी और उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं किसी पॉलिटिकल उनको इस व्यू पे नहीं ले जाऊँगा। उसका है ना कि बीजेपी है तो बीजेपी ने नहीं सुना, तो कांग्रेस होती तो शायद कांग्रेस सुन लेती, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। सिर्फ हम यहाँ पे पॉइंट्स रखेंगे कि शायद अगर कांग्रेस भी होती तो शायद वो भी ना सुनती, क्योंकि लोगों को भी इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। हिमालयन जो हमारे जो ये बड़े बड़े पहाड़ है, जो हमारे ग्लेशियर है, जो उत्तर भारत में, उत्तर भारत ही नहीं है, जो नेपाल में, जो उत्तर नॉर्थ उसमें आते हैं, तो वहाँ पर जो मानसून हो गया, चाहे आप बहुत सारा कितनी इम्पोर्टेंस है मानसून के लिए हो गया, आप इस पर इसका जो सबसे स्वच्छ पानी, जो मीठा पानी है, जो वो इन्हीं ग्लेशियर से ही आता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो तिब्बत हो गए, ये जो हिमालयन रीजन हो गए, तो इनको तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है, थर्ड पोल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो आर्कटिक अंटार्कटिक है, उसके बाद हमारे जो इन ग्लेशियर में इतना पानी है कि सब कुछ पहुँच सकता है, और सबसे स्वच्छ और सबसे मीठा पानी इन्हीं ग्लेशियर में है। तो यही कारण है। और इसके बाद अब हमारे जो सोनम वांगचुक जी है, उन्होंने भी क्लाइमेट पास किया। वो भी 2019 से लगे हुए हैं कि हमारे को शेड्यूल 6 दे दूँ, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे माइनिंग करेंगे और उसका खनन करेंगे, उस तरह की कुछ बातें चल रही है। तो अभी वो दिल्ली पर गए, पद यात्रा उन्होंने किया और लगभग 1000 किलोमीटर वो चले। तो उन किसी को भी, जो हम आम जनता है, वो किसी को भी पता नहीं है इसमें। और उन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट पास किया, लगभग 16 दिन तक वो भूखे बैठे दिल्ली पर, तब जाकर कहीं सरकार आई। और उन्होंने अभी भी, आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है, 3 तारीख आज शायद बातचीत हो रही है, शेड्यूल दिया जाएगा कि नहीं, 2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। तो अभी जो हमारी जो इकॉनमी चल रही है, वो चल रही है कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी, राइट? कि और ये कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता नहीं है कि आपको चाहिए कितना, ठीक है ना? कोई तबका होगा जिसके पास बहुत सारा रिसोर्सेज आ जाएगा, कोई तबका इतना होगा कि उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा। तो ये कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है। और जो जिसके पास बहुत सारा आ चुका है, उसको कहाँ पर रुकना ये भी नहीं पता है, इसलिए वो हर जगह डेवलपमेंट का ही एक पॉइंट लेकर चलेगा, और जो कि अननेसेसरी भी होगा, ठीक है? तो इसलिए जो ये कंजप्शन बेस्ड इकॉनमी चली है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और ये आने वाली 5 साल भी नहीं चल पाएगी। इकॉनमी चल रही है टोटली कंजप्शन बेस्ड इकॉनमी चल रही है, इसलिए हमारे को पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमारे को असल में डेवलपमेंट चाहिए। और चाहे आप वहाँ का देख लो, लद्दाख का देख लो, लद्दाख में क्या हो रहा है। लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है? वहाँ पर भी अब कंजप्शन करना है उनको, है ना? वहाँ पर भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति पहुँच रहे हैं, उनको भी वहाँ पर भी माइनिंग करना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी में आप क्या करते हो कि आप डिमांड देखते हो, डिमांड भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है? आप सोसाइटी पे क्या करते हो कि एक डिमांड देखते हो, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कई तरह की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी, और उन फैक्ट्रियोज़ में वही, मतलब कि उनकी डिमांड ही पूरे कर रहे हैं। तो ये टोटली कंजप्शन बेस्ड इकॉनमी है। और कहीं पर डिमांड कम हो गया तो हम क्या करते हैं कि अब इकॉनमी कम हो रहा है या इकॉनमी स्लो डाउन है, तो इस तरह के हम पॉइंट्स रखने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि टोटली ही गलत है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो ये इकॉनमी और ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना मास एक्सटिंक्शंस की ओर जा रहे हैं, और इससे हम बच नहीं पाएंगे। कि मैं वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे अभी जो हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, मीट इंडस्ट्री है, राइट? अब क्या हो रहा है कि सोसाइटी में क्या है कि मीट की बहुत डिमांड है, ठीक है? कि लोगों को क्या करना है, अपने जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जानवर को मार कर खाना है, और मतलब कि मीट का उनके पास बहुत डिमांड आ गया, तो वो क्या करेंगे, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल देंगे,
और वहाँ से क्या करेंगे, मीट की सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। जो कि अगर आप ये उस पर आ जाएगा कंजप्शन बेस्ड। अगर आप नॉलेज बेस्ड इकॉनमी पे चल रहे होते तो ये आपको समझ में अभी तक आ जाने चाहिए था कि मीट अभी के टाइम पे सबसे डेंजरस है, क्योंकि मीट के ही कारण आपको पता होगा कि कितने रिसोर्सेज लगते हैं। जो 70% जो लैंड यूज किया जा रहा है वो सिर्फ जो पशुओं को पालने के लिए और पशुओं को अनाज देने के लिए यूज़ होता है। आप कितने वाटर जो है वो वाटर यूज़ किया जा रहा है, वो सिर्फ उनको बड़ा करने के लिए, जो बड़े बड़े जानवर हैं, जो बफ है, बीफ है, उनको तैयार करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर ये डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर जिनको नहीं पहुंच रहा है, जैसे कि अनाज की स्कैर्सिटी है, अगर हम उनको डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर ले तो ये फुलफिल हो सकता है। ये है कंजप्शन बेस्ड इकॉनमी की जो सोसाइटी कुछ डिमांड कर रही है और आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सोसाइटी कुछ भी डिमांड कर सकती है। सोसाइटी तो एक कचरा भी मांग सकती है कि आप फिर क्या करने लग जाओगे, आप कचरा भी प्रोड्यूस करने लग जाओगे, है ना। फिर आप एक फैक्ट्री खोल लोगे। जैसे कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी में यही होगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डिमांड क्या करना है, वो कुछ भी डिमांड करेंगे। और क्या होगा कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो बिजनेस माइंडेड है, वो उसी के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर देगा और आपको वो प्रोवाइड कर देगा। और वहाँ पे एक ढूंढ चलेगा कि हाँ देखो हम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो और इसके चलते आप देख रहे होंगे कि वाटर स्कैर्सिटी है। जैसे कि मैंने अभी आंकड़ा दिया आपको कि दुनिया में अभी डेटा निकला है कि 100 सिटीज़ है, 100 सिटीज़ में 30 सिटीज़ तो इंडिया में है, जिसमें बेंगलुरु में भी 10वें नंबर पे फॉल करता है। ये 10वें नंबर पे वो है जहाँ पर अभी वाटर सबसे ज़्यादा स्कैर्सिटी है। और ये शहर बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। और आप रेफ्यूजी क्राइसिस देख लो, आप वेस्टर्न में आप देख लो कि कितने सारे रेफ्यूजीज़ आ गए हैं। और यहाँ इंडिया पे भी बहुत सारे रेफ्यूजीज क्राइसिस है, रोहिंग्या का चला हुआ है। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो ये कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी का एक सबसे बुरा नतीजा है, सबसे बेकार रिज़ल्ट है। हमें सबसे पहले तो इस पर शिफ्ट होना होगा। हमें नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की, वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब ये कई लोग तर्क रखेंगे कि वहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, कि नॉलेज बेस्ड सिर्फ पढ़कर ही थोड़ा, वहाँ पे भी होगा कि वहाँ पे जो डिमांड्स बनेगी वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स बनेगी और वो सबके लिए ही बनेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ अपने लिए जो पर्सनल इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं। तो हमें नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाना होगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा चलेगा। और उसी नॉलेज बेस्ड इकॉनमी के थ्रू ही हम इस यूनिवर्स को और अच्छे से जानेंगे, हम इस विज्ञान को जानेंगे, इस जिसको बोलते हैं ना एक जेन्युइन हैप्पीनेस की ओर जा पाएंगे हम। ऐसा नहीं होगा कि किसी का मतलब कि एक तरफ रिसोर्सेज ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी में ये होगा ही होगा। आप वहाँ पे रोक नहीं पाओगे। आप देख रहे होंगे जो आज के अरबपति है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तरफ इतना पैसा चला गया है कि और दूसरी साइड किसी के पास और खाने को नहीं है। तो ये इतिहास में जो पहले जो राजा थे, जो पहले राजा हुआ करते थे, उनके पास भी इतना पैसा नहीं था जितना अभी सिर्फ एक ही इंसान के पास चला गया है। और आप इसको इन्फ्लेशन को भी काउंट करोगे तो भी नहीं था। तो ये कैसे हो गया? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम इक्वालिटी लाएंगे, ठीक है, सबको बराबर वो तरक्की वो करेंगे, लेकिन एक तरफ आप खुद देख रहे हो कि किस तरह से एक ही साइड सारा रिसोर्सेज जा रहा है। बहुत ही डीप है और हम अभी जो सिचुएशन में है बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में है। आप देख सकते हो कि AQI कितना है। अभी हम चितूल में है, जो कि यहाँ का AQI भी अब लगभग 30 तक पहुँच चुका है। और जो आप देख सकते हो कि AQI इंडेक्स आता है, जो टॉप 50 कंट्रीज़ में इंडिया के 12 जो सिटीज़ है वो 12 नहीं 42 सिटीज़ तो इंडिया की ही है जो सबसे पोल्यूटेड सिटी में आते हैं। इकॉनमी में जो मैंने कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, एक कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी, एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। तो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी में आप कहीं से भी, क्योंकि आपका सेंटर ही सबसे गलत है, तो आप कहीं पर भी जाओगे
तो वो गलत ही होगा। चाहे आपकी फैक्ट्रियाज बनेगी, चाहे आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे, वो सब कुछ गलत ही होगा, क्योंकि वो किसी के लिए भी सही नहीं रहने वाला। चाहे आप लद्दाख पे जाके माइनिंग करो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जो जंगल है उनको काटो, मतलब कि वहाँ पर आप नहीं बच सकते। तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ ही जाएंगे अगर हम उस पर कंजप्शन बेस पे जाएंगे, क्योंकि आपको हर जगह कंजप्शन ही करना है। और कंजप्शन भी ऐसा नहीं कि कहीं पर रुक रहे हो आप, कहीं पर नहीं रुक रहे हो आप। चाहे आप पोल्यूशन की उस पर देख लो, हमने टेक्नोलॉजी के नाम पर हम बोल रहे हैं कि हम एडवांस हो चुके हैं। हम एडवांस कहाँ हो रहे हैं? हमारे जो साइंस की फील्ड में भी हम देखेंगे कि साइंस की फील्ड में भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जो न्यूटन 16वीं और 17वीं शताब्दी तक थे, तो न्यूटन के बाद लगभग 200 सेंचुरी के बाद आए थे आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन ने जो बहुत सारे ब्रेक थ्रू दिए थे। उन्होंने जो लाइट के ऊपर था, और जो जनरल रिलेटिविटी के ऊपर जो था, उन्होंने जो ब्रेक थ्रू दिया था, क्योंकि उस टाइम वो थॉट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो साइंस के फील्ड में बहुत सारे ब्रेक थ्रू लाए। तो अब मेरे को ये बताओ, उसके बाद हमने साइंस पे कहाँ पर तरक्की की है? हमारे ब्रेक थ्रू कहाँ पर है? हम टेक्नोलॉजी के नाम पर, वही जो टेक्नोलॉजी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, एक गाड़ी बना दिया हमने और उसी को ही अपडेट कर रहे हैं। तो वो ब्रेक थ्रू कहाँ से हुआ? बेस्ड इकॉनमी और जो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है, अगर उसको और अच्छे से समझना है तो आप ये भी देख सकते हो कि हमारे कॉलेजेस किस टाइप के बन चुके हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो किस टाइप के हैं। और बिजनेस हमारे को चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उनके वेलफेयर के लिए बन रहे हैं, या खुद के जो एक घटिया सा डिमांड आ चुका है कि मार्केट में हमें ये चाहिए और उसको फुलफिल कर रहे हैं। चाहे वो नदियों को गंदा कर रहे हैं, कहीं पर फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, चाहे वो हमारे पहाड़ को गंदा कर रहे हैं, पहाड़ की माइनिंग कर रहे हैं, ग्लेशियर को पिघाल रहे हैं, चाहे जंगल काटना पड़ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कंजम्पशन बेस्ड, अगर नॉलेज बेस्ड हम अगर होते, अगर हमारे को थोड़ा भी पता होता, तो ये कभी होता ही नहीं। क्योंकि चाहे आप आइंस्टाइन के टाइम पर देख लो किस तरह के ब्रेक थ्रू हुए थे, न्यूटन के टाइम पर देख लो किस तरह के ब्रेक थ्रू थे। ठीक है, और भी जो उस टाइम, उसके बाद हमने ब्रेक थ्रू कहाँ पर अचीवमेंट किया है? चाहे इस पर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चाहे आप कॉलेज में, नहीं तो आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप तो कॉलेज पर देखो ना, प्लेसमेंट्स कैसे लगते हैं। प्लेसमेंट पे को देखकर ही स्टूडेंट्स जो है वो अपना एडमिशन लेते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा प्लेसमेंट्स लगेंगे। ठीक है, अब चाहे आप मीट इंडस्ट्री का देख लो कि हाँ कुछ जॉब लग रहे हैं मीट इंडस्ट्री में, स्लॉटर हाउस में जॉब लग रहे हैं, तो आप क्या करने लग जाओगे, उसकी पढ़ाई करने लग जाओगे। हाँ, हम क्या करेंगे, अब किसको किस तरह से काटना है, किस तरह से क्या करना है, उसको देखकर फिर हम उसकी जॉब की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब उसकी बेसिस पर हम क्या करेंगे कि एक कॉलेज खोल लेंगे कि हाँ देखो अब हमने किस तरह से स्लॉटरिंग करनी है। ये जो भी चल रहा है ये टोटली कंजम्पशन बेस्ड पर ही चल रहा है। ठीक है, मतलब कि जो भी उटपटांग जो डिमांड्स आ रहे हैं लोगों के, आप उसको ही फुलफ़िल करने पे लगे हो। वेलफेयर के लिए तो कर ही नहीं रहे हो आप। चाहे नॉलेज के उस फील्ड पे देख लो, आप बीएससी में कितने लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं आजकल। आप साइंस कौन पढ़ना चाह रहा है? कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि सबको क्या है, टेक्नोलॉजी चाहिए, बीटेक पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है ना, लोगों को कारें खरीदनी है और 4 कारें हर साल एक नई कार लेनी है। तो उसी की बेस पर वो क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और आगे चलेंगे। वीडियो को मैं यहीं पर ही क्लोज करूँगा। और मैंने यहाँ पर सबसे मेन जो फोकस किया है वो किस पर किया है, पहला जो है इकॉनमी किस तरह से चल रही है। ठीक है, एक तो मैंने बताया कि कंजप्शन बेस्ड जो हमारा जो चल रहा है, हमारे को किस पर शिफ्ट होना चाहिए, वो है नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, या मैं इसके ऊपर कैसे कितने तरह के जो फैक्ट्स हैं उसको लेकर मैं दूसरे वीडियो पर आऊँगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि दूसरे वीडियो पर मैं क्या बताने वाला हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज जो है वो, उस पर भी मैं 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा। वो कौन से पॉइंट्स रहेंगे कि जो काउंटर करते हैं ना कि आप क्लाइमेट चेंज के देखते आप ये तो नहीं कर सकते ना, डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते ना, कि इस तरह के काउंटर करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते, तो एक उस पॉइंट को रखूँगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जो पॉइंट रखते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ये पॉइंट अभी ओपनली बताया नहीं जा रहा है गाइस, ठीक है, ये पॉइंट अभी ओपनली बताया नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बात अब यही हो रही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सर्वाइव कर पाएगा वही बच पाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे कितने लोग हैं जो फ्लड्स में मारे जा रहे हैं, वो कौन से लोग हैं, आप खुद देखना, जो फ्लड्स में मारे जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं, जो भूखमरी से मरेंगे वो कौन से लोग होंगे, जो प्यासे मरेंगे वो कौन से लोग होंगे। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे आप पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस देख लो, कहीं ना कहीं आप जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास अरबों खरबों रुपए आ चुका है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आए, क्योंकि उनको कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो आर्गू करते हैं कि डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते हम क्लाइमेट चेंज के चलते, ठीक है, एक इसको मैं थोड़ा और बताऊंगा पॉइंट है कि हम डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते, है ना, कि नहीं तो चाइना आगे निकल जाएगा, नहीं तो अमेरिका आगे निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह के पॉइंट हम रखते हैं जब क्लाइमेट चेंज को हम बचाने की बात करते हैं। एक दूसरा पॉइंट आता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चल रहा है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे आप उनसे उनके इंटरव्यू देख लो, आप उनका सारा कुछ बिहेवियर देखोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगा। अभी आप इसके ऊपर सोचना पहले, है ना, कि जो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी इकॉनमी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और किस तरह से हम नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर हम दूसरे या तीसरे वीडियो में बात करेंगे।